नमस्कार दोस्तों, बिहार शिक्षक भर्ती से रिलेटेड जीके जीएस के मोस्ट इंपॉर्टेंट सेशन में आप सभी का स्वागत है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन लिए आज डिटेल से भी बात करेंगे, जितने भी क्वेश्चन लेंगे उनकी डिटेल के बारे में भी जानेंगे। और ये मोस्ट सीरीज इंपॉर्टेंट सीरीज होने वाली है आपके लिए, किसी भी एग्जाम की, चाहे पीआरटी के लिए आप तैयारी कर रहे हो, चाहे 6 to 8 के लिए कर रहे हो, चाहे टीजीटी पीजीटी, सबके लिए इंपॉर्टेंट आपके लिए हो जाता है, क्योंकि सभी बीपीएससी के प्रश्न हैं। पहला ही क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर है। जो लोग पहली बार आए होंगे प्लेलिस्ट में जाकर के ये वीडियो देख सकते हो, इसकी पीडीएफ भी हमारे टेलीग्राम पर मिल जाएगी। अब देखो, पहले की अगर बात करते हैं, कौन सी सदिश राशि नहीं है। अब सदिश राशि नहीं है, कौन सा होगा? गति होगा, वेग होगा, बलाघूर्ण होगा, विस्थापन होगा, या उपरोक्त में से एक से अधिक होगा। अब सदिश राशि की बात करते हैं। सदिश राशि होता क्या है? ऐसी राशि होता है, जब अगर बात करते हैं सदिश राशि की, तो ऐसी राशियां जिनमें क्या होता है, परिमाण के साथ दिशा की भी आवश्यकता होती है। अब जब परिमाण के साथ दिशा की आवश्यकता होती है तो ऐसी राशियां क्या कहलाती? सदिश राशियां कहलाती हैं। अब जब परिमाण के साथ दिशा की आवश्यकता होती है तो उसमें अगर हम बात करते हैं तो बलाघूर्ण भी क्या होता है? सदिश राशि होता है। विस्थापन भी क्या होता है? सदिश राशि होता है। वेग भी क्या होता है? सदिश राशि होता है। जबकि कौन सा सदिश राशि नहीं है? गति। गति क्या हो जाएगा? ये अदिश राशि हो जाएगा। तो सदिश राशि नहीं है, ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। अब आप देख सकते हो कि इनमें से जो अदिश राशियां होती हैं, अदिश राशियां में क्या होता है? केवल परिमाण की आवश्यकता होती है, जैसे गति हो गया, द्रव्यमान हो गया, घनत्व हो गया और तापमान हो गया। ये सब क्या होती हैं? अदिश राशियां होती हैं। जबकि सदिश राशियां में वेग आ जाएगा, विस्थापन आ जाएगा, बलाघूर्ण होगा, त्वरण होगा, रेखीय संवेग होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर है। डिटेल जो बता रहे हैं आपको कैसा लगा, कमेंट सेक्शन में रिप्लाई जरूर दीजिएगा। प्रथम बौद्ध महासभा कहाँ आयोजित हुई थी? पाटलिपुत्र में, राजगृह में, अमरावती में, या कनहल्ली में, या उपयुक्त में से कोई नहीं। अब देखो, प्रथम बौद्ध महासभा कहाँ हुई थी? तो प्रथम बौद्ध महासभा की बात करते हैं तो कहाँ पर हुई थी? राजगृह में हुई थी। अब राजगृह से प्रश्न आता है कि प्रथम बौद्ध, दूसरी जो हुई थी वो कहाँ पर हुई थी? वैशाली में हुई थी। तृतीय कहाँ पर हुई थी? पाटलिपुत्र में हुई थी। चौथी कहाँ हुई थी? कुंडलवन कश्मीर में हुई थी। अब देखो, पहली की अगर बात करते हैं, राजगृह में हुई थी। कब हुई थी? तो 483 ईसा पूर्व में हुई थी। अध्यक्षता कौन कर रहे थे? महाकश्यप कर रहे थे। और किसके शासनकाल में हुई थी? तो अजातशत्रु के संरक्षण में यह होती है, इतना याद रखना। किसके संरक्षण में हुई थी? तो अजातशत्रु के संरक्षण में हुई थी। और कहाँ हुई थी? राजगृह में हुई थी और 483 ईसा पूर्व में हुई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, आपकी स्क्रीन पर है। किस गुप्त शासक ने, इस प्रश्न में काफी डिटेल बताने वाले हैं। जो टीआरई 1 में प्रश्न आ चुका है, टीआरई 2 में भी प्रश्न आ चुके हैं और टीआरई 4 में भी प्रश्न आएंगे। किस गुप्त शासक ने अपने बड़े भाई की हत्या कर सत्ता प्राप्त की थी? श्रीगुप्त ने, समुद्रगुप्त ने, या चंद्रगुप्त द्वितीय ने, स्कंदगुप्त ने? अब देखो, यहाँ पर गुप्त की बात की जा रही है, गुप्त वंश की बात की जा रही है। तो अगर बात करते हैं अपने बड़े भाई की हत्या कर प्राप्त की थी, तो अब सबसे पहले कौन वह शासक था? तो अगर बात करते हैं वह शासक कौन था जिसने हत्या कर जो है सत्ता प्राप्त की थी, वह कौन सा शासक हो जाता है? तो वह कौन हो जाता है? चंद्रगुप्त द्वितीय हो जाता है। अब चंद्रगुप्त द्वितीय कैसे होगा, इसके बारे में हम लोग बात करते हैं। अब सबसे पहले अगर हम बात करते हैं कि क्या बात करते हैं, एक गुप्त शासक की अगर बात करते हैं तो गुप्त वंश के संस्थापक की बात, गुप्त वंश पहले इसको बता देते हैं, फिर हम उसके इंपॉर्टेंट डिटेल के बारे में भी चर्चा कर लेंगे। अब अगर हम बात करते हैं, जैसे सबसे पहले अगर आप देखते हो गुप्त शासक, गुप्त शासक की अगर बात करते हैं तो गुप्त शासक पे आपने नाम सुना होगा समुद्रगुप्त का। समुद्रगुप्त के कितने पुत्र हुआ करते थे? 2 पुत्र हुआ करते थे। एक पुत्र था रामगुप्त और एक कौन थे? चंद्रगुप्त द्वितीय थे। अब इसमें हुआ क्या था? रामगुप्त जो था इसने शकों से हार गया था। रामगुप्त शकों से हारने के बाद इसने अपनी पत्नी ध्रुव स्वामिनी को शकों को सौंपने की बात की थी। अब इस सौंपने की बात जब की तो चंद्रगुप्त ने क्या किया? चंद्रगुप्त ने हत्या कर दी। अब चंद्रगुप्त ने अपने भाई ही जो है रामगुप्त की हत्या कर दी, और रामगुप्त की हत्या करने के बाद कौन बनता है शासक? चंद्रगुप्त द्वितीय बनता है। तो यही प्रश्न आपसे पूछा गया था कि चंद्रगुप्त किस शासक ने, किस गुप्त शासक ने अपने बड़े भाई की हत्या करके सत्ता प्राप्त की थी? तो कौन वह शासक था? चंद्रगुप्त द्वितीय था। अब देखो, यहाँ से प्रश्न आता है, क्या प्रश्न आता है? अब देख लो, यहाँ पर प्रश्न काफी इंपॉर्टेंट है गुप्त वंश से। गुप्त शासक की अगर बात करते हैं तो गुप्त वंश के संस्थापक कौन है? यह प्रश्न पूछा भी गया। तो गुप्त वंश के संस्थापक पूछा जाएगा तो श्रीगुप्त हो जाते हैं। वास्तविक संस्थापक पूछा जाता है तो चंद्रगुप्त प्रथम हो जाते हैं। चंद्रगुप्त प्रथम से प्रश्न आ चुका है कि टीआरई 1 में कि महाराजा धीराज की उपाधि किसने धारण की थी? तो चंद्रगुप्त प्रथम ने धारण की थी। गुप्त संवत किसके द्वारा चलाया गया था? तो चंद्रगुप्त प्रथम के द्वारा चलाया गया था, ना कि श्रीगुप्त के द्वारा। बहुत कंफ्यूजन होता है कि जो गुप्त संवत है क्या
श्रीगुप्त ने चलाया था? तो नहीं चलाया था। गुप्त संवत किसने चलाया था? चंद्रगुप्त प्रथम के द्वारा चलाया गया था। अगर हम बात करते हैं चंद्रगुप्त प्रथम का उत्तराधिकारी कौन था, तो चंद्रगुप्त प्रथम का उत्तराधिकारी कौन था? समुद्रगुप्त था। और समुद्रगुप्त के ही 2 बेटे थे, कौन थे? रामगुप्त थे और चंद्रगुप्त द्वितीय थे। चंद्रगुप्त द्वितीय ने ही किसको पराजित किया था? रामगुप्त को पराजित करके खुद सत्ता के जो सिंहासन पर बैठा था। चंद्रगुप्त द्वितीय से इंपॉर्टेंट प्रश्न पूछा जाता है, लेकिन समुद्रगुप्त की हम सबसे पहले बात कर लेते हैं। समुद्रगुप्त की अगर बात करते हैं तो देख लो, समुद्रगुप्त की अगर बात करते हैं तो समुद्रगुप्त को भारत को नेपोलियन कहा जाता है। क्या कहा जाता है? भारत का नेपोलियन कहा जाता है। और सिक्कों पर वीणा वादन करते हुए किसे दिखाया जाता है? समुद्रगुप्त को दिखाया जाता है। समुद्रगुप्त का दरबारी कवि कौन था? तो समुद्रगुप्त का दरबारी कवि हरसेन होता है। और हरसेन की रचना ही क्या होती है? प्रयाग प्रशस्ति होती है। प्रयाग प्रशस्ति एग्जाम में क्वेश्चन भी आता है कि प्रयाग प्रशस्ति किसकी रचना हो जाती है? तो हरसेन की हो जाती है। और समुद्रगुप्त का दरबारी कवि कौन था? हरिसेन हुआ करता था। और सिक्कों पर वीणा वादन करते हुए किस शासक को दिखाया जाता है? तो समुद्रगुप्त को ही दिखाया जाता है। इतनी चीजें याद रख लेना, 1 से 2 बार रिवीजन कर लो, स्क्रीनशॉट ले सकते हो। अब उसके बाद अगर हम बात करते हैं, देखो चंद्रगुप्त द्वितीय की। चंद्रगुप्त द्वितीय ने कौन सी उपाधि धारण की थी? विक्रमादित्य की। और महाराजा धीराज की उपाधि किसने धारण की थी? चंद्रगुप्त प्रथम ने धारण की थी। चीनी यात्री फाह्यान किसके शासनकाल में आया था? तो फाह्यान किसके शासनकाल में आया था? चंद्रगुप्त द्वितीय के शासनकाल में आया था। अब देखो, हमने ये पूरा चैप्टर आपको क्लियर करवाने का प्रयास किया है। इसकी PDF आपको हमारे टेलीग्राम पर मिल जाएगी। ये श्रृंखला आपको कैसी लगी? आज की जो हम अपडेट, मतलब हम कल क्वेश्चन करवाए थे, लेकिन अब हम सोच रहे हैं कि आपको डिटेल भी दे दी जाए उस क्वेश्चन से, जिससे आपका जो टॉपिक है वो क्लियर होता जाए। और ये पूरे BPSC के जितने प्रश्न हैं ये हम एक साथ करवा देंगे, जिससे आपका एग्जाम में बेनिफिट मिलेगा। आप कभी भी प्लेलिस्ट में जाकर के ये सारी वीडियो देख सकते हो। प्रकाश की गति निम्नलिखित में से किस माध्यम में न्यूनतम है? अगर आपको क्लास अच्छी लगे तो अपने साथियों के पास शेयर जरूर कीजिए। अब प्रकाश की गति की अगर बात करते हैं, सर्वाधिक किस में होती है? तो निर्वात में प्रकाश की चाल होती है। निर्वात में कितनी होती है? तो 3 × 10⁸ होती है। 3 × 10⁸ क्या होता है? मीटर पर सेकंड सर्वाधिक होती है। लेकिन पूछा क्या गया? न्यूनतम किस में है? तो न्यूनतम की बात करते हैं, किस में हो जाएगी? कांच में हो जाएगी। किस में हो जाएगी? इस प्रश्न के अनुसार, BPSC के प्रश्न के अनुसार अगर मानेंगे तो किस में हो जाएगी? कांच में हो जाएगी। अब अगर बात करते हैं, देखो निर्वात में कितनी प्रकाश की चाल होती है? 3 × प्रकाश की चाल 2.5 मीटर पर सेकंड, और कांच में 2 × 10⁸ मीटर पर सेकंड होती है। तो कांच में क्या हो जाएगी? सबसे कम हो जाएगी। कांच में सबसे कम हो जाएगी। सर्वाधिक किस में होती है? निर्वात में होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं कि आपका प्रकाश बताइएगा कैसी तरंग होती है? अनुप्रस्थ तरंग होती है, अनुदैर्घ्य तरंग होती है? तो प्रकाश की अगर बात करते हैं तो कैसी तरंग हो जाती है? ये अनुप्रस्थ तरंग हो जाती है। ये भी याद रखिएगा, प्रकाश कैसी तरंग हो जाएगी? अनुप्रस्थ तरंग हो जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर है, मगध शासक बिंबिसार चिकित्सक कौन था? तो मगध शासक जो बिंबिसार था, बिंबिसार का चिकित्सक कौन था? शैलभद्र था, विजयसेन था, जीवक था, मनु था, या प्रति में से एक से अधिक था? अब बिंबिसार का चिकित्सक पूछा जा रहा है, कौन हो जाएगा? तो बिंबिसार का चिकित्सक कौन था? जीवक था। कौन था? जीवक था। अब बिंबिसार के चिकित्सक की बात करते हैं, जीवक की बात करते हैं, तो जीवक कौन थे? बिंबिसार का चिकित्सक कौन था? जीवक था। और अब अगर हर्यक वंश की बात करते हैं तो हर्यक वंश का संस्थापक कौन था? तो बिंबिसार था। और बिंबिसार की राजधानी कौन थी? गिरिवज या राजगृह थी। ये पूछा भी जाता है, हर्यक वंश की राजधानी क्या थी या प्रारंभिक राजधानी क्या थी? तो गिरिवज राजगृह थी। इसका चिकित्सक कौन था या राजवैद्य कौन था? तो यह जीवक था। ये भी याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, भारत व चीन के मध्य रेखा को किस नाम से जाना जाता है? ये प्रश्न भी आया, TRE 1 में आ चुका है प्रश्न, TRE 2 में भी रिपीट हुआ है, क्योंकि ये देखिएगा प्राइमरी से लेकर के 12 तक 12 तक एग्जाम होते हैं। ये कहीं कहीं GS जो जनरल स्टडी 40 नंबर का होता है उसमें सभी प्रश्न आए हैं, रिपीट हुए हैं। BPSC के सारे प्रश्न रिपीट हुए हैं, अगर आप देख लीजिएगा। तो भारत और चीन के मध्य अगर बात करते हैं रेखा कौन होती? क्योंकि आप एक साथ आप तैयार करने में आपको दिक्कत हो सकती है, और कंटिन्यू सेशन आप देखोगे तो आप कर सकते हो। बाकी जब एग्जाम आएगा तो इनकी मैराथन भी आपको एक साथ मिल जाएगी, पूरा ये बर्ज करके हम दे देंगे, जिससे आपका बेनिफिट हो जाएगा। और भारत और चीन के मध्य की अगर बात करते हैं रेखा कौन हो जाती है? तो भारत चीन के मध्य कौन सी रेखा हो जाती है? मैकमोहन रेखा हो जाती है। और भारत चाइना के मध्य ही समझौता पूछा जाता है, तो भारत चाइना के मध्य कौन सा समझौता होता है? पंचशील समझौता होता है। पंचशील समझौता किसके किसके मध्य हुआ था? भारत और चाइना के मध्य हुआ था। अगर रेडक्लिफ रेखा की बात करते हैं तो रेडक्लिफ रेखा किसके मध्य हुई थी? भारत और पाकिस्तान के मध्य हुई थी। रेडक्लिफ रेखा किसके किसके मध्य हुई थी? तो भारत पाकिस्तान के मध्य किसके हुई थी? रेडक्लिफ रेखा किसके किसके मध्य? भारत पाकिस्तान के मध्य। और पंचशील समझौता किसके किसके मध्य होता है? भारत और चाइना के मध्य होता है। मैकमोहन रेखा भी किसके किसके मध्य? भारत चाइना के मध्य हो जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, सौरमंडल का
प्रधान आकाशीय पिंड कौन सा है? अब देखो सौरमंडल की अगर बात करते हैं, सौर प्रणाली के खोजकर्ता कौन होते हैं? कापरनिकस होते हैं। सौर प्रणाली के खोजकर्ता कौन होते हैं? कापरनिकस होते हैं। अब अगर हम इसमें बात कर लेते हैं कि आकाशीय पिंड कौन सा हो जाता है, तो अगर हम बात करते हैं कौन हो जाएगा आकाशीय पिंड? सूर्य हो जाता है, और सौर परिवार का मुखिया भी हो जाता है। अगर सूर्य की बात करते हैं तो सूर्य की ऊर्जा का स्रोत क्या होता है? नाभिकीय संलयन होता है। सूर्य की ऊर्जा का स्रोत याद रख लेना, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनता है। ऊर्जा का स्रोत क्या होता है? नाभिकीय संलयन होता है। अब जब नाभिकीय संलयन होता है तो नाभिकीय संलयन क्या होता है? हाइड्रोजन हीलियम होता है। हाइड्रोजन हीलियम कन्वर्ट होता है। हाइड्रोजन से पूछा जाता है कि भविष्य का ईंधन किसे कहा जाता है? तो हाइड्रोजन को कहा जाता है। अभी देख लीजिए, नोट करने का प्रयास अगर आप कर पाओ तो नोट भी कर सकते हो। उड़ीसा को बिहार से अलग कब किया गया? पृथक पूछा गया, कब अलग किया गया? तो उड़ीसा को बिहार से कब अलग किया गया? 1912 में, या 1936 में, या 1956 में, या 2000 में। अब देखो उड़ीसा को बिहार से पृथक किया गया। अब सबसे पहले अगर बात करते हैं, बंगाल हुआ करता था। बंगाल की अगर बात करते हैं, बंगाल से 1912 में क्या होता है? 22 मार्च 1912 को बंगाल से होता क्या है? 22 मार्च 1912 से क्या अलग हुआ था? तो 22 मार्च 1912 से बिहार अलग होता है। और बिहार जब अलग होता है, बिहार के बाद 1 अप्रैल 1936 को क्या होता है? उड़ीसा अलग हो जाता है। तो अगर सबसे पहले बात करते हैं यहाँ पर बंगाल की बात करते हैं, तो बंगाल पर अगर बात करते हैं 22 मार्च 1912 को क्या होता है? बिहार अलग हो जाता है। अब जब बिहार अलग होता है तो बिहार देखो, बिहार से ही 1 अप्रैल 1936 को क्या होता है? उड़ीसा अलग होता है। और जब उड़ीसा अलग होता है तो 1 अप्रैल को ही कौन सा दिवस मनाया जाता है? उत्कल दिवस मनाया जाता है। और बिहार से ही एक राज्य और अलग होता है। कौन सा अलग होता है? 15 नवंबर 2000 को झारखंड अलग होता है। तो इतना याद रखना, पहले बंगाल था, बंगाल से 22 मार्च 1912 को बिहार अलग होता है। इसी कारण 22 मार्च को बिहार दिवस भी मनाया जाता है। ये भी याद रखिएगा, 22 मार्च को बिहार दिवस भी मनाते हैं। बिहार की अगर बात करते हैं तो बिहार से 1 अप्रैल 1936 को उड़ीसा अलग होता है, ये भी याद रखिए। और 15 नवंबर 2000 को झारखंड अलग होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, 1940 में महात्मा गांधी द्वारा 1940 में प्रारंभ किए गए व्यक्तिगत सत्याग्रह के तीसरे सत्याग्रही कौन थे? अब देखो व्यक्तिगत सत्याग्रह शुरू हुए, कब शुरू होते हैं? 1940 में होते हैं। कब होते हैं? 17 अक्टूबर को होते हैं, ये भी याद रखिएगा। 17 अक्टूबर 1940 को होते हैं। और एक कल हमने बताया भी था कहाँ से शुरू हुए थे, तो ये महाराष्ट्र से शुरू हुए थे। अब जब 17 अक्टूबर 1940 महाराष्ट्र से शुरू होते हैं तो प्रथम व्यक्तिगत सत्याग्रही कौन थे? आचार्य विनोबा भावे थे। दूसरे जवाहरलाल नेहरू थे। और तीसरे कौन होते हैं? ब्रह्मदत्त हो जाते हैं। ऑप्शन नंबर डी आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाता है। अब ये देख भी सकते हो कि 17 अक्टूबर 1940 को व्यक्तिगत सत्याग्रह होते हैं, पवनार महाराष्ट्र से होते हैं। और प्रथम व्यक्तिगत सत्याग्रह विनोबा भावे, द्वितीय जवाहरलाल नेहरू, तीसरे ब्रह्मदत्त थे। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। देखो 1876 में इंडियन एसोसिएशन की स्थापना किसके द्वारा की गई? इंडियन एसोसिएशन की स्थापना पूछी जा रही है। 1876 में की गई थी। कहाँ पर की गई थी? तो कलकत्ता में की गई थी। अब जब कलकत्ता में की गई थी तो किसके द्वारा की गई थी? तो आनंद मोहन बोस और सुरेंद्र नाथ बनर्जी के द्वारा की गई थी। आप देख सकते हो इंडियन एसोसिएशन की स्थापना 1876 में होती है। आनंद मोहन बोस और सुरेंद्र नाथ बनर्जी के द्वारा कब होती है? कलकत्ता में होती है। और इन्होंने इस संस्था के द्वारा क्या किया गया था? सिविल सेवा परीक्षा में सुधार की मांग की गई थी। वर्नाकुलस प्रेस एक्ट से विवादों से के संबंध में आंदोलन भी किया। और इसे इंडियन एसोसिएशन को कांग्रेस से पूर्व अखिल भारतीय संस्था का भी दर्जा दिया जाता है। उसके बाद हम बात करते हैं सुभाष चंद्र बोस जी से। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हो जाता है आपके एग्जाम की दृष्टि से। सुभाष चंद्र बोस के नाम के पहले सम्मान सूचक नेताजी किस देश में जोड़ा गया था? अब देखो नेताजी के नाम से किसको जानते हैं? सुभाष चंद्र बोस जी को जानते हैं। अब सुभाष चंद्र बोस जी से पूछा जाता है पहले सम्मान सूचक किस देश में जोड़ा गया? तो ये जर्मनी में जोड़ा गया था, याद रखिएगा। अब जर्मनी में जोड़ा गया था तो सुभाष चंद्र बोस जी की बात कर लेते हैं। द्वितीय विश्व युद्ध दौरान होता है, जर्मनी में नेताजी की उपाधि से इन्हें सम्मानित किया जाता है। और 1939 में जब ये कांग्रेस से अलग हुए थे तो इन्होंने फॉरवर्ड ब्लॉक की भी स्थापना की थी। तो फॉरवर्ड ब्लॉक की स्थापना सुभाष चंद्र बोस के द्वारा की गई थी। दिल्ली चलो का नारा भी किसने दिया था? सुभाष चंद्र बोस ने दिया था। और एक नारा और भी दिया था, तुम मुझे खून दो मैं तुम्हें आज़ादी दूंगा। यह नारा भी किसका है? सुभाष चंद्र बोस जी का हो जाता है। और आज़ाद हिंद सरकार की गठन भी की स्थापना की गई किसके द्वारा? सुभाष चंद्र
पोस्ट के द्वारा की गई। तो ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन सीरीज हो जाती है। आप टीआरई 1 के लिए टीआरई 1 के जितने क्वेश्चन हैं, जिसमें क्वेश्चन आप देख सकते हो सब प्रीवियस ईयर बीपीएससी के, ये पूरे बीपीएससी के क्वेश्चन ले रहे हैं। ये जैसे ये खत्म होगा, पूरी शिक्षक भर्ती की जो टीआरई 1, 2 और 3.0 में है, पूरी मैराथन आपको एक साथ दे देंगे और एग्जाम टाइम एक क्वेश्चन की पूरी मैराथन आपको एक वीडियो में दे देंगे। तो इस बार आप देखते रहिए। उसके बाद रिवीजन करने के लिए आपके साथ हम हैं और इसकी पीडीएफ आपको कहाँ मिल जाएगी? हमारे टेलीग्राम पर मिल जाएगी। अच्छा लगे तो आप कमेंट कर सकते हो। कमेंट करने का कोई पैसा आपको नहीं लगता है। क्या सब्सक्राइब करने का कोई पैसा लगता है? सब्सक्राइब करने का भी पैसा नहीं लगता है। और आप जो चीज़ें बड़े बड़े चैनल से 1 घंटे में देखोगे, वो चीज़ें आपको कितने मिनटों में दिखाई जा रही हैं। तो आपको सब्सक्राइब तो बनता है और शेयर करना भी बनता है। तो सेशन कैसा लगा ज़रूर बताइएगा। मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में। धन्यवाद।